आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राष्ट्रपति। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी अनुच्छेद ट्रिक से याद करेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति आसान भाषा में समझेंगे और फिर अभी तक चुने गए सभी राष्ट्रपति के नाम ट्रिक से याद करेंगे और उनके कार्यकाल के साथ उनके बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, और ये टॉपिक इतना जरूरी है कि शायद ही कोई परीक्षा हो जिसमें इससे सवाल ना आते हों। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उन अनुच्छेदों से जो राष्ट्रपति पद की नींव है, मतलब अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक। हाँ, और इनको याद करने के लिए एक बहुत फेमस ट्रिक भी है। पकाने को का दुर्योदशम। जी, ये एक लाइन में 10 अनुच्छेद कवर कर लेती है। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। जरूर। तो पहला अक्षर है प, अनुच्छेद 52। प से पद, बहुत सीधा सा है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये पद राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। ठीक है, प से पद। इसके बाद है का से कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53। इसका मतलब है कि संघ की सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में ही होगी। लेकिन असल में तो वो पावर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस्तेमाल करती है ना? बिल्कुल, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान हैं, पर वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री ही होते हैं। ये एक बहुत ही महीन संतुलन है। तो प हो गया, का हो गया, अब नी। अनुच्छेद 54, नी से निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का चुनाव। और ये कोई आम चुनाव जैसा नहीं होता। हाँ, उन्हें एक निर्वाचक मंडल, मतलब एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। सही कहा। और इस कॉलेज में कौन कौन होता है ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के भी चुने हुए सदस्य। एकदम सही। यहाँ चुने हुए मतलब इलेक्टेड मेंबर्स पर ध्यान देना जरूरी है। मनोनीत सदस्य, जैसे राज्यसभा के वो 12 सदस्य, वो वोट नहीं डाल सकते। अच्छा, और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या? जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। हाँ, 17वें संशोधन के बाद दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ये तो बहुत क्लियर हो गया। तो अब ट्रिक में आगे बढ़ते हैं। नी के बाद है को, यानी कोटा या निर्वाचन का तरीका, जो अनुच्छेद 55 में है। इसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट नहीं देते, आप अपनी पसंद बताते हैं, मतलब वरीयता देते हैं कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी ये और तीसरी ये। ओह, तो ये प्रेफरेंस वाला सिस्टम है। जी, इससे ये सुनिश्चित होता है कि जीतने वाले को ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिले। अच्छा, अब ट्रिक में अगला अक्षर है का से कार्यकाल, अनुच्छेद 56। ये तो सब जानते हैं, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल का होता है। बिल्कुल। कार्यकाल के बाद अनुच्छेद 57। मतलब दोबारा नियुक्ति। मतलब क्या कोई व्यक्ति फिर से राष्ट्रपति बन सकता है? हाँ, भारत में इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। जी, हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये एक परंपरा सी बन गई है कि कोई भी 2 बार से ज्यादा नहीं रहा। सही बात है। के बाद है यो से योग्यता, अनुच्छेद 58। सीधी सी योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। और किसी लाभ के पद पर ना हो। बिल्कुल। ठीक है, तो यो के बाद अनुच्छेद 59। से दशाएं या शर्तें, जैसे 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है और वो पागल या दिवालिया घोषित ना हो। और अब आखिरी 2, श और म। श से शपथ, यानी ओथ, अनुच्छेद 60 के तहत। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही। और अगर वो ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे। बहुत बढ़िया। और अब सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अक्षर महाभियोग, इम्पीचमेंट, अनुच्छेद 61। जी, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें इस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है और ये प्रस्ताव संसद की किसी भी सदन में लाया जा सकता है। भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? अगर ये सवाल किसी से भी पूछा जाए तो शायद जवाब मिलेगा प्रधानमंत्री। हाँ, ज्यादातर लोग यही कहेंगे। लेकिन देश का जो सबसे ऊंचा पद है, प्रथम नागरिक का दर्जा, वो तो राष्ट्रपति का है। तो ये क्या पहेली है? क्या राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक पद है, एक रबर स्टैंप? ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी।
देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही सोचा समझा संतुलन बनाया था। संतुलन किस तरह का? उन्होंने ये व्यवस्था सीधे सीधे ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल से अपनाई। वो एक ऐसा राष्ट्र प्रमुख चाहते थे जो पूरे देश की एकता का प्रतीक हो, जो रोजमर्रा की राजनीतिक खींचतान से ऊपर रहे। अच्छा। इसलिए उन्होंने सरकार चलाने की जो असली शक्ति है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को दी, और पद की गरिमा और सम्मान राष्ट्रपति को। मतलब एक तरह से राष्ट्रपति देश के मुखिया है और प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया। बिल्कुल सही। इसे किसी असल उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ, क्यों? जीएसटी कानून को ले लीजिए। ये विचार किसका था? प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का। हाँ। बिल को तैयार करना, उसे संसद में पेश करना, उस पर बहस करवाना, ये सब काम सरकार ने किया। संसद के दोनों सदनों ने उसे पास भी कर दिया, लेकिन तब भी वो सिर्फ एक विधेयक था, एक प्रस्ताव। कानून नहीं बना था। नहीं, वो देश का कानून तब बना जब उस पर राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर किए। वो अंतिम संवैधानिक मुहर है, जिसके बिना सरकार का कोई भी बड़ा फैसला कानून नहीं बन सकता। वाह! यानी संविधान की बुनियाद ही इसी बात पर रखी गई है कि एक राष्ट्रपति का पद होगा और देश की सारी कार्यकारी ताकत कम से कम कागज पर उन्हीं के पास होगी। अनुच्छेद 52 और 53 यही कहते हैं। तो फिर अगर ये पद इतना महत्वपूर्ण और सम्मानित है, तो इस पर बैठे व्यक्ति को चुनता कौन है? ये प्रक्रिया तो हमारे आम चुनावों जैसी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष मतलब ये कि देश की आम जनता सीधे वोट नहीं डालती। राष्ट्रपति को चुनने का काम एक खास समूह करता है, जिसे निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। और इस चुनाव का संचालन वो भारत का चुनाव आयोग करता है। ठीक है, तो इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं? इसमें हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। मोटे तौर पर 3 तरह के लोग। पहला, लोकसभा के सभी चुने हुए सांसद। दूसरा, राज्यसभा के सभी चुने हुए सांसद। और तीसरा, देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक। अच्छा, इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है? हाँ, दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के विधायक भी शामिल हैं। आपने हर बार चुने हुए शब्द पर जोर दिया। इसका मतलब है कि जो सदस्य मनोनीत होते हैं, यानी जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है, वो इसमें हिस्सा नहीं लेते। एकदम सही पकड़ा। यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प पहलू है। वो कैसे? जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति खुद कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। हाँ, करते हैं। अब ये तो जाहिर है कि अगर उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का अधिकार दे दिया जाए, तो ये हितों का टकराव होगा। इसलिए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मनोनीत सदस्यों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। ये तो समझ आता है, लेकिन मैंने सुना है कि विधान परिषद के सदस्य भी वोट नहीं देते, जबकि उनमें से भी कुछ चुने हुए होते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, इसका कारण भी निष्पक्षता और समानता ही है। भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं। अच्छा, कुछ ही राज्यों में है। हाँ, आज की तारीख में ये सिर्फ 6 राज्यों में है। अगर उनके सदस्यों को वोट देने का अधिकार दे दिया जाता, तो जिन राज्यों में विधान परिषद हैं, उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादा अहमियत मिल जाती। समझ गई। तो पूरे देश में एक समान व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये तय किया गया कि सिर्फ विधानसभाओं के सदस्य ही वोट देंगे। बिल्कुल, विधान परिषदों के नहीं। तो ये तो साफ हो गया कि वोट कौन देगा, लेकिन जिस तरह से वोट दिया जाता है वो भी तो बहुत अलग है। ये ईवीएम वाला बटन दबाने जैसा नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे आगे वाला जीतेगा वाला सिस्टम नहीं है। इसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। ये तो सुनने में ही बहुत जटिल लग रहा है। आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह का रैंकिंग का खेल है। हर वोटर को एक बैलेट पेपर मिलता है, जिस पर वो उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी पसंद लिखता है, 1, 2, 3। मतलब वरीयता देते हैं जी, कि मेरी पहली पसंद ये उम्मीदवार है, दूसरी पसंद वो, और इसी तरह। एकदम सही। और फिर जीत का फैसला कैसे होता है? सबसे पहले पहली पसंद के वोट गिने जाते हैं। जीतने के लिए एक निश्चित कोटा हासिल करना होता है, जो कुल वोटों के आधे से एक ज्यादा होता है। अच्छा। ज्यादातर मामलों में जिसे सबसे ज्यादा पहली पसंद के वोट मिलते हैं, वो ये कोटा हासिल कर लेता है और जीत जाता है। और अगर किसी को भी पहली गिनती में ये जादुई आंकड़ा ना मिले तो? तब असली खेल शुरू होता है। जिस उम्मीदवार को सबसे कम पहली पसंद के वोट मिले होते हैं, उसे मुकाबले से बाहर कर दिया जाता है। उसके वोट बेकार हो जाते हैं? नहीं, यही तो इसकी खासियत है। उसके वोट बेकार नहीं जाते। उसके बैलेट पेपर्स को देखा जाता है कि उन वोटरों की दूसरी पसंद कौन था, और उन वोटों को उस दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिया जाता है।
ओह, यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को जीत का कोटा नहीं मिल जाता। ये तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। क्या कभी ऐसी नौबत आई है कि दूसरे दौर की गिनती करनी पड़ी हो? हाँ, भारतीय इतिहास में एक बार इस सिस्टम ने पूरा ड्रामा ही खड़ा कर दिया था। कब? 1969 में वीवी गिरी के चुनाव के समय। तब पहली गिनती में कोई भी उम्मीदवार जीत का कोटा हासिल नहीं कर पाया था। फिर दूसरे दौर की गिनती हुई और बहुत ही करीबी मुकाबले में वी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। सच में? वो भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही नाटकीय क्षण रहा होगा। निश्चित रूप से। तो एक बार जब कोई इस जटिल प्रक्रिया से राष्ट्रपति बन जाता है, तो वो कितने समय तक इस पद पर रहते हैं? राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल का होता है। और क्या कोई दोबारा भी चुना जा सकता है? हाँ, संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन एक तरह की राजनीतिक परंपरा बन गई है कि एक व्यक्ति एक ही कार्यकाल पूरा करता है। लेकिन कोई अपवाद भी है इसका? हाँ, इसके अकेले अपवाद थे हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो 2 बार इस पद के लिए चुने गए। चलिए अब योग्यताओं पर आते हैं। अगर किसी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए क्या शर्तें हैं? क्या कोई भी आम भारतीय नागरिक चुनाव लड़ सकता है? सैद्धांतिक रूप से शर्तें बहुत सीधी साधी हैं। व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 साल पूरी हो चुकी हो, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। हाँ बिल्कुल, इन शर्तों को तो देश के लाखों लोग पूरा करते होंगे। तो फिर हर कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ता? असली बाधा कहाँ है? असली बाधा आती है नामांकन पत्र दाखिल करते समय। वहाँ क्या होता है? उम्मीदवार को अपने नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल से, यानी सांसदों और विधायकों में से कम 50 लोगों को प्रस्तावक के तौर पर लाना होता है। 50? और 50 अन्य लोगों को अनुमोदक के तौर पर। और ये 100 लोग अलग अलग होने चाहिए। अरे वाह, यानी 100 सांसदों या विधायकों का समर्थन तो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए चाहिए। यहीं पर आम आदमी की दावेदारी तो लगभग खत्म ही हो जाती है। बिल्कुल, यही वो शर्त है जो सुनिश्चित करती है कि केवल गंभीर उम्मीदवार जिनके पास पर्याप्त राजनीतिक समर्थन हो वही मैदान में उतरें। और कोई शर्त? इसके अलावा 15,000 रुपए की एक जमानत राशि भी जमा करनी होती है। ठीक है, तो चुनाव हो गया, राष्ट्रपति चुन लिए गए, अब पद संभालने की बारी आती है, यानी शपथ ग्रहण की। ये कौन करवाता है? राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। और अगर वो मौजूद ना हो तो उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो इस कर्तव्य को निभाते हैं। पद पर बैठाने की प्रक्रिया इतनी विस्तृत है, तो क्या उन्हें पद से हटाने की भी कोई प्रक्रिया है, या एक बार चुने जाने के बाद राष्ट्रपति को 5 साल से पहले हटाया ही नहीं जा सकता? उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा कठिन बनाई गई है कि वो लगभग नामुमकिन जैसी है। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? इस प्रक्रिया को महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं, और ये सिर्फ 2 ही आधारों पर शुरू हो सकती है। पहला, संविधान का उल्लंघन करने पर, और दूसरा किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आने पर। ये सुनने में तो वाकई बहुत गंभीर आरोप हैं। और प्रक्रिया चलती कैसे है? महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। कोई भी सदन शुरू कर सकता है? हाँ, कोई भी। लेकिन ऐसा करने से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक लिखित नोटिस देना होता है, जिस पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 1/4 सदस्य? ये तो शुरू करने के लिए बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। नोटिस देने के बाद प्रस्ताव पर सदन में बहस होती है और उसे पास करने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है। ये एक असाधारण बहुमत है। और अगर एक सदन से पास हो गया तो? तब प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है। राष्ट्रपति को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता है। और फिर? और अगर दूसरा सदन भी उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर दे तो उसी पल राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। यह सुनने में तो लगभग नामुमकिन लगता है। 2/3 बहुमत दोनों सदनों में। क्या भारत में कभी ऐसा हुआ है? नहीं, आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो शायद यही हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था। हाँ बिल्कुल, वो चाहते थे कि देश का सर्वोच्च पद राजनीतिक बदले की भावना या छोटे-मोटे मतभेदों से पूरी तरह सुरक्षित रहे। उसे केवल संविधान के सबसे गंभीर उल्लंघन की स्थिति में ही चुनौती दी जा सके। तो अब आते हैं उस सवाल पे जिससे हमने शुरुआत की थी, राष्ट्रपति की शक्तियां। वो आखिर करते क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं? उनके अधिकार बहुत व्यापक हैं। शुरुआत करते हैं नियुक्ति संबंधी अधिकारों से। देश के लगभग सभी बड़े पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति,
फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी सभी मंत्रियों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति, सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG, चुनाव आयुक्तों, ये लिस्ट बहुत लंबी है। और कानूनी मामलों में उनकी क्या भूमिका है? जैसा हमने पहले GST के उदाहरण में देखा, संसद से पास हुआ कोई भी बिल उनकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। अगर किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पा रही हो, तो वो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर वो लोकसभा को समय से पहले भंग भी कर सकते हैं। कुछ बिल तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें पेश करने से पहले उनकी अनुमति चाहिए होती है। हाँ, बिल्कुल। कुछ खास बिल, जैसे किसी नए राज्य का निर्माण या धन विधेयक, तो संसद में पेश ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किए जाते हैं। सेनाओं के भी तो वो प्रमुख होते हैं ना? हाँ, राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सर्वोच्च सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा करना हो या शांति स्थापित करनी हो, ये सब औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। इसी तरह सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। मैंने सुना है कि उनके पास किसी अपराधी की सजा माफ करने की भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, यहाँ तक कि फांसी की सजा भी। ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियों में से एक है, जिसे क्षमादान की शक्ति कहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 72 उन्हें यह अधिकार देता है। तो वो क्या क्या कर सकते हैं इस शक्ति के तहत? वो किसी भी अपराधी की सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं या उसकी प्रकृति बदल सकते हैं। इसमें मौत की सजा भी शामिल है। ये एक तरह से न्याय व्यवस्था पर एक अंतिम मानवीय जांच की तरह है। और इन सब के अलावा वो आपातकालीन शक्तियां भी हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, संविधान राष्ट्रपति को 3 तरह के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। कौन कौन से है वो? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम न कर पा रही हो। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जब देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा हो। क्या ये तीनों कभी लगे हैं? राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन तो कई बार लग चुके हैं, लेकिन एक दिलचस्प तथ्य ये है कि वित्तीय आपातकाल, जिसकी व्यवस्था हमारे संविधान में है, वो आज तक भारत में कभी भी नहीं लगाया गया है। राजेंद्र की राधा जागीरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा प्रणव कोविद मुर्मू निकले। अरे वाह, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे इसमें मतलब कोई गहरा अर्थ या कोई पूरी सूची छिपी हुई है। बिल्कुल, और इसमें एक लय है, एक प्रवाह है। चलिए इसको खोलकर देखते हैं। पहला हिस्सा है राजेंद्र। हाँ, ये तो स्पष्ट रूप से भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ओर इशारा करता है। और फिर राजेंद्र की राधा में जो राधा है, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए है। मतलब जिस तरह से इसे बनाया गया है, काफी सरल और यादगार है। सही। अगला हिस्सा है जागीरी। यहाँ 2 नाम एक साथ आते हैं। हाँ, जा से जाकिर हुसैन और गिरी से वीवी गिरी। एक ही क्रिया में 2 राष्ट्रपतियों के नाम। बिल्कुल, और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये घटना को भी बताता है। अच्छा। हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन पद पर रहते हुए निधन हो गया था, और उनके बाद जो वो राजनीतिक उथल पुथल हुई, वो सब गिरी के चुनाव से जुड़ी है। इसके बाद आता है फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। यहाँ भी 2 नाम है। फखरुद्दीन तो सीधा फखरुद्दीन अली अहमद से जुड़ता है, आपातकाल वाला दौर। हाँ वही। और रेड्डी का मतलब है नीलम संजीव रेड्डी। और फिर जेल शब्द, वो ज्ञानी जैल सिंह के नाम को याद रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। बहुत ही रचनात्मक है ये। सही में, और सांकेतिक भी बहुत है। वाक्य का अगला खंड है तब रमाशंकर नारायणन। यहाँ 3 नाम एक क्रम में है। रमा का उपयोग आर वेंकटरमन के लिए किया गया है, और उनके समय में तो काफी राजनीतिक अस्थिरता भी थी, बहुत ज्यादा। फिर शंकर मतलब शंकर दयाल शर्मा। हाँ। और नारायण जो KR नारायणन को दर्शाता है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। इसके बाद एक बहुत ही प्रभावशाली शब्द आता है की कलम से। कलम शब्द, ये सुनते ही तुरंत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद आती है। और कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये उनकी पूरे व्यक्तित्व से भी जुड़ता है, उनकी पूरी विरासत से। और अब वाक्य का अंतिम हिस्सा, प्रतिभा प्रणव कोविद मुर्मू निकले। ये हमें बिल्कुल हाल के राष्ट्रपतियों तक ले आता है। प्रतिभा यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। हाँ, फिर प्रणव से प्रणव मुखर्जी, कोविद से रामनाथ कोविंद, और अंत में मुर्मू यानी द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। कमाल है।
इस एक वाक्य ने तो मतलब भारत के सभी राष्ट्रपतियों के नामों को उनके सही क्रम में सफलतापूर्वक समेट लिया है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये एक तरह से भारत के लोकतांत्रिक सफर की कहानी है। तो पूरा क्रम एक बार फिर से इस वाक्य में है। राजेंद्र की राधा जागिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा प्रणव कोविद मुर्मू निकले। इंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणव मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। भारत के अभी तक चुने गए राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के साथ देखेंगे और उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहा। ये तो सबसे लंबा कार्यकाल है, 12 साल से भी ज्यादा। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह है कि वो अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार चुने गए। अच्छा। और राष्ट्रपति बनने से पहले वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। उन्हें 1962 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उनके बाद आए दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक, मतलब पूरे 5 साल का था। हाँ। और उनका जन्मदिन 5 सितंबर हम सब शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि उन्हें 1954 में ही भारत रत्न मिल गया था, राष्ट्रपति बनने से पहले। जी हाँ, असल में भारत रत्न की शुरुआत ही 1954 में हुई थी और वो इससे पाने वाले पहले कुछ लोगों में से एक थे। अब बात करते हैं भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की। वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। हाँ, पद पर रहते हुए ही उनका निधन हो गया था। तो उनके निधन के बाद क्या हुआ? पहली बार ऐसी स्थिति बनी थी। बिल्कुल, और यहीं पर पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति की जरूरत पड़ी। तब वीवी गिरी ने 3 मई 1969 से कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। और फिर इसके बाद भारत के चौथे राष्ट्रपति भी वीवी गिरी ही बने। जी। उनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा, और वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने गए। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक प्रक्रियात्मक पहलू है। जब वीवी गिरी ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा दिया। अच्छा, तो फिर पद खाली हो गया? हाँ, कुछ समय के लिए, और उस छोटी सी अवधि के लिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ये हमारे संविधान की एक खूबसूरती है। कमाल है। और वीवी गिरी को 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 5वें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। उनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक चला। और दुर्भाग्य से वो दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। मतलब फिर से कार्यवाहक राष्ट्रपति की जरूरत पड़ी होगी। जी बिल्कुल। उनकी मृत्यु के बाद बीडी जत्ती ने 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक ये जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद आते हैं भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, जो अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति माने जाते हैं। हाँ, उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। और उनके बारे में कुछ खास? वो राष्ट्रपति बनने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और एक और अनोखी बात ये है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के पद से सीधे राष्ट्रपति चुने गए थे। सीधे लोकसभा अध्यक्ष से राष्ट्रपति? ये तो वाकई अलग है। जी। 7वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। इनका नाम आते ही पॉकेट वीटो का जिक्र होता है। बिल्कुल। उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल पोस्ट ऑफिस बिल पर किया था। क्या था ये बिल? उनका मानना था कि ये बिल निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये सरकार को किसी की भी डाक खोलकर पढ़ने की शक्ति देता। अरे बाप रे। तो उन्होंने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, ना हाँ कहा न ना, और वो बिल कभी कानून नहीं बन पाया। अच्छा। उनके ही कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के सिख विरोधी दंगे जैसी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई। बहुत चुनौतीपूर्ण समय रहा होगा। बहुत ज्यादा। 8वें राष्ट्रपति बने रामास्वामी वेंकटरमण। उनका 5 साल का कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से शुरू हुआ।
जी, और वे राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति भी थे। उन्हें सोवियत संघ द्वारा एक भूमि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। वे भी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे और इसके अलावा वे भोपाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। काफी लंबा राजनीतिक अनुभव था उनका। जी बिल्कुल। फिर आते हैं भारत के 10वें राष्ट्रपति KR नारायणन। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक था। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्या? कि वे भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। हाँ। ये सामाजिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से एक मील का पत्थर था। बिल्कुल सही कहा। अब हम उस दौर में आ रहे हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों को याद होगा। 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हाँ, उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। वे राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। उनके ही निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। उन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता था। बिल्कुल। 12वीं राष्ट्रपति बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जी। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा? राष्ट्रपति बनने से पहले वे राजस्थान की राज्यपाल थीं और 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य भी रह चुकी थी। मतलब काफी अनुभव था उन्हें भी। जी हाँ। और भारत के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा। बनने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके थे। हाँ, उन्हें तो भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता था। सही बात है। उन्हें 2008 में पद्म विभूषण और फिर 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इस सूची में 14वीं राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद। उन्होंने 25 जुलाई 2017 को पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले वे बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। तो ये थी राष्ट्रपति से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। मुझे लगता है हमने परीक्षा के नजरिए से लगभग सभी जरूरी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। जी, तो चलिए अब आज के सत्र से जुड़ा एक आसान सा सवाल। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार इस पद के लिए चुने गए? अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, उपराष्ट्रपति। जी। इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सभी अनुच्छेद ट्रिक से याद करेंगे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति आसान भाषा में समझेंगे। फिर अभी तक चुने गए सभी उपराष्ट्रपति उनके कार्यकाल के साथ देखेंगे और उनके बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। और मतलब उपराष्ट्रपति का पद अक्सर राष्ट्रपति के पद की छाया में रह जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन जब हम इसकी बारीकियों में जाते हैं तो संविधान निर्माताओं की जो सोच है उसका पता चलता है। अच्छा। इसका प्रावधान हमारे संविधान के भाग 5 में है और ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जैसा कि आपने बताया। और इससे जुड़े मुख्य अनुच्छेद 63 से 69 तक हैं। जी। सुना है कि इन्हें याद करने की कोई ट्रिक भी है, क्योंकि सारे अनुच्छेद याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक बहुत ही लोकप्रिय मेमोनिक है जो इन अनुच्छेदों को क्रम में याद रखने में मदद करता है। अच्छा। वो है उसका निकास शनि है। उसका निकास शनि है। दिलचस्प है। चलिए इसे खोलते हैं। ऊ से तो जाहिर है उपराष्ट्रपति होगा। हाँ। अनुच्छेद 63 जो कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। फिर आता है स से है सभापति, यानी अनुच्छेद 64। सभापति। जी। ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति, इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। एकदम सही। पर यहाँ एक सवाल उठता है, ये व्यवस्था थोड़ी अजीब नहीं लगती कि जो व्यक्ति सदन की अध्यक्षता कर रहा है वो उस सदन का सदस्य ही नहीं है? यह एक बेहतरीन सवाल है और इसके पीछे एक बहुत गहरा संवैधानिक तर्क है। क्या? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य ना बनाकर उन्हें एक निष्पक्ष अंपायर की भूमिका दी गई है। अच्छा, ताकि वो किसी का पक्ष ना ले। बिल्कुल। चूंकि वो किसी पार्टी या राज्य के प्रतिनिधि नहीं हैं, तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो बिना किसी पक्षपात के सदन की कार्यवाही चलाएंगे। समझ गए। तो ये पद की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए है। अच्छा, ट्रिक पर वापस आते हैं। उसका में आखिरी का मतलब? का से है कार्य, यानी अनुच्छेद 65। कार्य। इसके तहत यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो उसका पूरा हुआ। अब निकास।
नी से क्या है? नी से है निर्वाचन, अनुच्छेद 66। इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया और उनकी योग्यताओं का वर्णन है। इस पर तो हमें गहराई से बात करनी होगी। यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं। जी बिल्कुल। और निकास का अगला का उसका से है कार्यकाल, अनुच्छेद 67। 5 साल का। हाँ, जो बताता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा और इसी में उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया भी है। फिर आता है स। वो स है समय, अनुच्छेद 68, जो ये तय करता है कि अगर पद खाली हो जाए तो चुनाव कितने समय में हो जाना चाहिए। और हमारा आखिरी शब्द है शनि। इसमें श और नी। श से है शपथ, अनुच्छेद 69, और ट्रिक का आखिरी नी वो अनुच्छेद 70 को दिखाता है, यानी निर्वहन। निर्वहन। जी, मतलब वो अन्य आकस्मिक स्थितियां जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ सकता है। तो उसका निकास शनि है से सारे मुख्य अनुच्छेद क्रम में याद हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अनुच्छेद 63 तो बहुत सीधा है। क्या कहता है वो बस इतना कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, बस। ये पद की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो पद स्थापित हो गया, लेकिन असली दिलचस्प बात तो शायद अनुच्छेद 64 में है। हाँ, यहीं पर उनकी भूमिका साफ होती है। यहाँ यह बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। एग्जैक्टली। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे जुड़ा एक और फैक्ट ये है कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उन्हें उपराष्ट्रपति होने के लिए नहीं मिलता। अच्छा जी, वो उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए मिलता है। ये तो बड़ी मतलब चौंकाने वाली बात है। और एक और चीज, उपराष्ट्रपति तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है ना लोकसभा का, ना राज्यसभा का। बिल्कुल नहीं। तो ये चीज उन्हें लोकसभा अध्यक्ष से अलग बनाती है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष तो लोकसभा का सदस्य होता है। सही, वो सदन में से ही चुना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर राष्ट्रपति का पद मान लीजिए किसी कारण से खाली हो जाए तो क्या होगा? और यहीं पे अनुच्छेद 65 काम आता है। ऐसी किसी भी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। ये एक कह सकते हैं अस्थायी व्यवस्था है। अस्थायी मतलब कितने समय के लिए? संविधान कहता है कि उपराष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की अवधि के लिए ही राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। और उन 6 महीनों के दौरान क्या उन्हें राष्ट्रपति की सारी शक्तियां मिल जाती हैं? हाँ बिल्कुल। उस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही सारी शक्तियां, वेतन और विशेष अधिकार मिलते हैं। मतलब वो उस समय के लिए राष्ट्रपति ही हैं। अनिवार्य रूप से, हाँ। और ये जरूरी है कि 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाए। ठीक है, अब चलिए निर्वाचन यानी अनुच्छेद 66 पर गहराई से बात करते हैं। योग्यताएं तो काफी सीधी लगती हैं। हाँ, जैसे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। जी, लेकिन इसमें एक पेच है। वो क्या? सिर्फ योग्य होना काफी नहीं है। उम्मीदवार के नाम के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, और ये सभी संसद के सदस्य होने चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। और ये शर्त इसलिए है ताकि केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव में हिस्सा लें। सही बात है, पद की गरिमा बनी रहनी चाहिए। जी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, चुनाव की प्रक्रिया। वोट कौन कौन डालता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ सभी सदस्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी, क्योंकि यहीं पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। बिल्कुल। राष्ट्रपति के चुनाव में तो सिर्फ निर्वाचित सांसद और विधायक होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। जी। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी वोट डालते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इसका तर्क बहुत स्पष्ट है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए उनके चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं को भी शामिल किया जाता है। और उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका राज्यसभा के सभापति की है, जो कि केंद्रीय भूमिका है। इसलिए उनका चुनाव सिर्फ संसद तक ही सीमित रखा गया है। और मनोनीत सदस्यों को शामिल करने का कारण? वो इसलिए क्योंकि वे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, उपराष्ट्रपति द्वारा नहीं। तो हितों के टकराव का कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, एक और तकनीकी शब्द का जिक्र है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस सुनने में बहुत जटिल लगता है। हाँ, लगता है, पर है नहीं। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? सीधे शब्दों में कहें तो ये वरीयता के आधार पर वोटिंग है। मतलब
आप किसी एक उम्मीदवार को वोट नहीं देते, तो फिर आप अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को रैंक करते हैं। पहली पसंद ये, दूसरी ये और तीसरी ये। अच्छा, प्रेफरेंस लिस्ट की तरह। बिल्कुल। फिर मतगणना में अगर किसी को पहली वरीयता के वोटों से जीत नहीं मिलती तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है। और उसके वोट? अच्छा, और ये तब तक चलता है जब तक कोई उम्मीदवार जीत का कोटा हासिल नहीं कर लेता। इससे ये सुनिश्चित होता है कि विजेता को व्यापक समर्थन मिला है। ये तो बहुत ही तार्किक व्यवस्था है। जी। अब आते हैं अनुच्छेद 67 पर, यानी पद से हटाने की प्रक्रिया पर। कहा जाता है कि ये राष्ट्रपति के महाभियोग से सरल है। हाँ, काफी सरल है और इसकी वजह भी उपराष्ट्रपति की भूमिका में ही छिपी है। मतलब? जैसा हमने बात की, उनकी प्राथमिक भूमिका राज्यसभा के सभापति की है। वो देश के कार्यकारी प्रमुख नहीं है, इसलिए उन्हें हटाने की प्रक्रिया को कम जटिल रखा गया है। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में शुरू हो सकता है। सही। और इसकी शुरुआत के लिए भी सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। और उपराष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भी देना होता है जी, ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो उसे लोकसभा में भेजा जाता है। और लोकसभा को क्या करना होता है? क्या उन्हें भी 2/3 बहुमत की जरूरत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर लोकसभा उस प्रस्ताव पर सिर्फ साधारण बहुमत से अपनी सहमति दे दे, सिर्फ साधारण बहुमत? हाँ, सिर्फ साधारण बहुमत से, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। ये तो वाकई राष्ट्रपति के महाभियोग की तुलना में बहुत सरल है। जी, ये दिखाता है कि संविधान उपराष्ट्रपति को मुख्य रूप से राज्यसभा के प्रति जवाबदेह मानता है। तो हमने देखा कि उपराष्ट्रपति को चुना कैसे जाता है और हटाया कैसे जाता है, लेकिन अगर कार्यकाल के बीच में ही पद खाली हो जाए तब क्या होता है? जैसे मृत्यु या त्यागपत्र से? हाँ, क्या राष्ट्रपति की तरह यहाँ भी 6 महीने में चुनाव कराना जरूरी है? ये एक और दिलचस्प अंतर है। अनुच्छेद 68 कहता है कि ऐसी स्थिति में चुनाव यथाशीघ्र, मतलब as soon as possible कराया जाना चाहिए। कोई समय सीमा नहीं है? नहीं, यहाँ संविधान ने कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी है। इसका कारण ये है कि उपराष्ट्रपति के न होने से कोई संवैधानिक संकट पैदा नहीं होता। अच्छा, क्योंकि राज्यसभा का उपसभापति कार्यवाही चला सकता है। बिल्कुल। और राष्ट्रपति का पद तो समय भरा हुआ ही होता है। और शपथ और त्यागपत्र, ये तो सीधा है। अनुच्छेद 69 के अनुसार शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। ये सीधे तथ्य हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अब कुछ महत्वपूर्ण नामों पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जी, एक महान दार्शनिक। उन्होंने इस पद की गरिमा के लिए एक बहुत ऊंचा मानक स्थापित किया। वो 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे और फिर राष्ट्रपति भी बने। हाँ, उनके अलावा केवल हामिद अंसारी ही हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। और एक दुखद तथ्य कृष्णकांत जी से जोड़ा है, जो एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। जी, इनके अलावा कोई और उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल खास तौर पे यादगार रहा हो? जरूर। वीवी गिरी का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। वे उपराष्ट्रपति थे, लेकिन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फिर उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया। ये तो एक अनोखी संवैधानिक स्थिति बन गई होगी। बहुत। एक और नाम जो दिमाग में आता है वो है बीडी जत्ती का। उन्होंने एक बहुत ही उथल पुथल भरे राजनीतिक दौर में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। 1977 की बात है, आपातकाल के ठीक बाद। जी, तो इन उदाहरणों से पता चलता है कि ये पद भले ही शांत दिखे, लेकिन अप्रत्याशित क्षणों में ये राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ सकता है। चलिए, अब तक हमने जो भी चर्चा की है उसे कुछ सीधे सवालों के जरिए पक्का कर लेते हैं। हाँ, एक क्विक राउंड हो जाए। हाँ, पहला सवाल, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? इसका सही उत्तर है भाग 5। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जा सकता है? ये प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। और आखिरी सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण अंतरों में से एक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों। बहुत अच्छे। भारत के उपराष्ट्रपतियों के नाम याद करने की कोशिश किए कभी? शायद पहले 2-3 नाम याद आ जाएं, लेकिन क्या पूरा क्रम याद आता है? नहीं, अक्सर नहीं। सोचिए, अगर इन सभी नामों को क्रम से याद रखने का एक मजेदार और आसान तरीका हो तो ये तो कमाल हो जाएगा। एक ऐसी ट्रिक है जो एक बहुत ही सरल से वाक्य में भारत के अब तक के उपराष्ट्रपतियों की पूरी सूची को समेट लेती है। अच्छा। और वो वाक्य है, राधा जागिरी गोपाल के गोद में,
जत्ती ने हिदायत दिया रमन को, कर दिया नारायण शेख अंसारी पर। वाह! और ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय को याद रखने की, समझिए, चाबी है। सही कहा। दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ रटने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे पैटर्न में ढालकर याद रखता है। मतलब एक कहानी की तरह। ये वाक्य हमें सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक कालक्रम की कहानी सुनाता है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। वाक्य का पहला शब्द है राधा। हाँ, राधा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। जी। अगला शब्द है जागीर। सुनने में ऐसा लगता है जैसे इसमें एक से ज्यादा नाम छुपे हैं, जा और गिरी। सही पकड़ा। जा से जाकिर हुसैन और गिरी से वीवी गिरी। ओह, ये एक बहुत ही कारगर याद रखने की तकनीक है। और ये काफी दिलचस्प है कि ये दोनों ही बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, ठीक डॉक्टर राधाकृष्णन की तरह। हाँ। आगे बढ़ते हैं। गोपाल के गोद में, यहाँ मुख्य शब्द गोपाल है। ये नाम मुझे लगता है अक्सर लोगों की जुबान पर नहीं आता। बिल्कुल, और इसीलिए ये ट्रिक इतनी खास है। गोपाल से गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक। उनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। आगे का हिस्सा है जत्ती ने हिदायत दिया। ये तो एक निर्देश ऐसा लग रहा है। यहाँ भी दो नाम साफ दिख रहे हैं। हाँ, जत्ती से बीडी जत्ती और हिदायत से मोहम्मद हिदायतुल्ला। अब तक का सफर तो कमाल का रहा है। हमने आधे से ज्यादा नाम और उनके पीछे की कहानियों को जान लिया है। जी। इसके बाद आता है रमन को और फिर कर दया। ये दोनों भी काफी सीधे लगते हैं। हाँ, रमन से आर वेंकटरमण और दया से शंकर दयाल शर्मा। दोनों ही उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया था। कौन सा? नारायण शेख अंसारी पर। नारायण से KR नारायणन। ये बिल्कुल सही है। वो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने, लेकिन उनके ठीक बाद जो उपराष्ट्रपति बने वो थे कृष्णकांत। भगवान नारायण का ही एक रूप कृष्ण को माना जाता है। ओह, वाक्य के आखिरी दो नाम हैं शेख और अंसारी। हाँ, ये फिर से सीधे हैं। शेख से भैरव सिंह शेखावत और अंसारी से हामिद अंसारी। जी। चलिए अब जरा भारत के अब तक के उपराष्ट्रपतियों पर एक नजर डालते हैं। जी। ये जानना भी बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, डॉक्टर राधाकृष्णन, उनका कार्यकाल 13 मई 1952 से शुरू हुआ था और वो 12 मई 1962 तक इस पद पर रहे, पूरे 10 साल। जी। और यहाँ ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर राधाकृष्णन सिर्फ भारत के पहले उपराष्ट्रपति ही नहीं थे, वो बाद में देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। तो ये एक तरह से ट्रेंड उन्होंने ही सेट किया। बिल्कुल, और वो लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और एक रोचक तथ्य जो हम सबको पता है कि हम सब उनका जन्मदिन यानी 5 सितंबर हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सही बात है। उनके बाद आए डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे और वो भी डॉक्टर राधाकृष्णन की ही तरह बाद में देश के तीसरे राष्ट्रपति बने। उनके बाद 1967 में वराहगिरी वेंकटागिरी, जिन्हें हम वीवी गिरी के नाम से बेहतर जानते हैं, वो तीसरे उपराष्ट्रपति बने। जी, वीवी गिरी। और यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति जी बने थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये एक ऐसी स्थिति है जब राष्ट्रपति का पद अचानक से खाली हो जाए। जी, वीवी गिरी के बाद कुछ समय के लिए वो जो सिलसिला था कि उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बनेंगे, वो एक तरह से रुक गया। अच्छा। अगले उपराष्ट्रपति थे गोपाल स्वरूप पाठक। उनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। और उनके बाद आए BD जत्ती, जो 1974 से 1979 तक इस पद पर रहे। और वो भी देश के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। लेकिन अब एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र आता है जिनका परकूर सफर बिल्कुल अलग था। हाँ, आप मोहम्मद हिदायतुल्ला की बात कर रहे हैं। जी, 6वें उपराष्ट्रपति। और यहाँ पर ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि वे राजनीति में आने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ये एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है। मोहम्मद हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो देश के उपराष्ट्रपति बने। और उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था, है ना? जी, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ये भारतीय संविधान के लचीलेपन को दिखाता है कि कैसे एक क्षेत्र का विशेषज्ञ दूसरे क्षेत्र में भी योगदान दे सकता है।
इस दौर के अंत में 1984 में रामास्वामी वेंकटरमण उपराष्ट्रपति बने। हाँ, और उनके साथ ही उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति बनने का सिलसिला वो फिर से शुरू हो गया। बिल्कुल, क्योंकि वे बाद में देश के 8वें राष्ट्रपति बने थे। तो आगे बढ़ते हैं। 8वें उपराष्ट्रपति बने शंकर दयाल शर्मा। उनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक रहा। जी, और उनके बाद आए के.आर. नारायणन 1992 में। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव हमें देखने को मिलता है। के.आर. नारायणन के चुनाव से। जी, के.आर. नारायणन, जिनका पूरा नाम कोचेरल रामन नारायणन था, वो स्वतंत्र भारत के पहले दलित उपराष्ट्रपति थे। जी, ये पद पर प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। निश्चित रूप से। और शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायणन दोनों ही बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, तो वो ट्रेंड फिर से जारी रहा। इसके बाद कृष्णकांत जी और भैरव सिंह शेखावत जी ने ये पद संभाला। जी, और फिर 2007 में आए मोहम्मद हामिद अंसारी। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प पैटर्न है। क्या? मोहम्मद हामिद अंसारी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बने जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। बिल्कुल, उनका कार्यकाल 2017 तक चला, मतलब पूरे 10 साल। काफी लंबा समय। हाँ, और इस दौरान उन्होंने 3 अलग-अलग राष्ट्रपतियों के साथ काम किया, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, प्रणब मुखर्जी जी और रामनाथ कोविंद जी। 2017 में 13वें उपराष्ट्रपति बने वेंकैया नायडू। जी, वेंकैया नायडू, और उनके बाद 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। हाँ, भारत को अपने 15वें उपराष्ट्रपति भी मिल गए हैं। जी, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। हाँ, चंद्रपुरम पौनुसामी राधाकृष्णन। उन्होंने 9 सितंबर 2025 को जो चुनाव हुआ, जी, वो 452 वोटों से जीता और 12 सितंबर 2025 को उन्होंने शपथ ग्रहण की। तो उनका प्रोफाइल क्या है? मतलब वो इस पद पर कौन सा अनुभव लेकर आ रहे हैं? उनका अनुभव काफी व्यापक है। वो पहले महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अच्छा, राज्यपाल का अनुभव है। जी, और वो कोयम्बटूर से सांसद भी रहे हैं, तो ये उनके गहरे प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव को दिखाता है। तो आज हमने देखा उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सभी थ्योरी। आज के सेशन से आपके लिए एक आसान सा सवाल है, भारत के ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यकीन मानिए, इस अध्याय को समझने के बाद आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि ये वो विषय है जिसे हम रोज खबरों में सुनते हैं, पर शायद उसकी गहराई को पूरी तरह से नहीं समझते। सही कहा। प्रधानमंत्री, कैबिनेट, मंत्रिपरिषद, ये शब्द इतने आम हो गए हैं कि हम इनके बीच के फर्क को नजरअंदाज कर देते हैं। और यही फर्क समझना सत्ता की पूरी मशीनरी को समझने जैसा है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इन शब्दों के पीछे छिपी असली शक्ति, इनकी संरचना और उन संवैधानिक नियमों को समझें जो तय करते हैं कि देश कैसे चलाया जाए। जी, और ये सिर्फ एक किताबी चर्चा नहीं होगी। हम ये भी देखेंगे कि कागज पर लिखी बातों और जमीनी हकीकत में कितना फर्क होता है। तो चलिए, सबसे पहली और सबसे आम उलझन से ही शुरू करते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट, सुनने में तो काफी एक जैसे लगते हैं। हाँ, लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का अंतर है। यहीं से मतलब असल खेल शुरू होता है। अच्छा, आप इसे एक बड़ी कंपनी की तरह समझिए। प्रधानमंत्री हैं उस कंपनी के सीईओ। ठीक है। अब जो मंत्रिमंडल है वो है उस कंपनी का पूरा मैनेजमेंट स्टाफ। इसमें हर लेवल के लोग हैं, छोटे बड़े सब। तो फिर इस मैनेजमेंट में हायरार्की क्या है? मतलब सबसे ऊपर कौन? सबसे ऊपर आते हैं कैबिनेट मंत्री। ये समझिए कंपनी के सी स्वीट अधिकारी हैं, सीएफओ, सीटीओ, सीओ। मतलब वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सब। बिल्कुल, ये अपने अपने सबसे जरूरी मंत्रालयों के अकेले बॉस हैं और बड़े फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ये वो लोग हैं जो रोज सीईओ यानी प्रधानमंत्री के साथ बैठकर रणनीति बनाते हैं। और कैबिनेट मंत्रियों के ठीक नीचे कौन आता है? मैंने राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में भी काफी सुना है। सही। अब राज्य मंत्रियों में भी 2 तरह की श्रेणियां हैं। पहले तो वो जो इन सी स्वीट अधिकारियों के ठीक नीचे वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। अच्छा, मतलब कैबिनेट मंत्री की मदद करने के लिए। जी, और फिर आते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। ये एक बहुत ही खास श्रेणी है। स्वतंत्र प्रभार? हाँ, ये उन छोटे डिवीजन के हेड हैं जो सीधे सीईओ को रिपोर्ट करते हैं। मतलब उन्हें छोटे मंत्रालय स्वतंत्र रूप से संभालने को दिए जाते हैं और उनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। समझ गई। और इस हायरार्की में सबसे नीचे कौन है? सबसे निचले स्तर पर आते हैं उप मंत्री।
डिप्टी मिनिस्टर्स, आप इन्हें डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर की तरह समझ सकते हैं, जिनका काम बस सहायता करना है। हाँ, उनका काम है इन कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक और संसदीय कामों में मदद देना। तो जब हम इन सबको कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री एक साथ मिला देते हैं, तब बनती है मंत्री परिषद, जो एक बहुत बड़ी टीम हो सकती है। हाँ, 70-80 लोगों तक की टीम हो सकती है ये। तो फिर मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट क्या है? मंत्रिमंडली वो इनर सर्कल है, वो सी स्वीट, जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री और टॉप लेवल के कैबिनेट मंत्री होते हैं। बस 15 से 20 लोगों का एक छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली समूह। देश के जितने भी बड़े फैसले होते हैं, जैसे नोटबंदी या कोई सर्जिकल स्ट्राइक, बिल्कुल, या कोई नया कानून लाना हो, जी। ये सारे फैसले इसी कैबिनेट की बैठक में लिए जाते हैं। मंत्री परिषद की बैठक तो शायद ही कभी होती हो, पर कैबिनेट की बैठक लगभग हर हफ्ते होती है। असली सरकार यही कैबिनेट चलाती है। वाह, तो ये अंतर समझना तो बहुत ही जरूरी था। चलिए अब उन अनुच्छेदों पर आते हैं जो इस पूरी व्यवस्था को आधार देते हैं। जी, अब आते हैं संविधान पर। तो ये अनुच्छेद ही एक तरह से सरकार की मशीनरी का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। अब देखते हैं कि इस ढांचे के भीतर प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते कैसे हैं। बिल्कुल, और इस ढांचे की नींव रखता है अनुच्छेद 74। ये साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। जी, और सबसे जरूरी बात, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। यही एक लाइन संसदीय लोकतंत्र की आत्मा है, जो ये बताती है कि असली शक्ति जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के पास है, न कि नामांकित राष्ट्रपति के पास। एकदम सही। और अनुच्छेद 75 वो तो इस मशीनरी के पुर्जों को कसने का काम करता है। उसमें तो कई बारीकियां हैं ना। हाँ, अनुच्छेद 75 ही असली क्या कहते हैं ऑपरेटिंग मैनुअल है। इसका पहला हिस्सा 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। पर हम तो सीधे प्रधानमंत्री को नहीं चुनते। नहीं, व्यवहार में इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस दल या गठबंधन को बहुमत मिलता है, राष्ट्रपति उसके नेता को सरकार बनाने का न्योता देते हैं और फिर उसी प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति होती है। इसी में मंत्रियों की संख्या को लेकर भी एक बहुत दिलचस्प नियम है कि प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी टीम नहीं बना सकते। हाँ, और ये नियम ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे एक पूरी राजनीतिक कहानी है। 90 के दशक में जब गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, तब सहयोगियों को खुश रखने के लिए बहुत सारे मंत्री पद बनाने पड़ते थे। बिल्कुल, जंबो कैबिनेट बनाने की होड़ लग गई थी। सरकारें 80-90 मंत्रियों तक की बन जाती थी। इससे सरकारी खजाने पर तो बोझ पड़ता ही था, शासन में भी अव्यवस्था फैलती थी। तो इसी पर लगाम लगाने के लिए संशोधन लाया गया। जी, 2003 में 91वां संविधान संशोधन। इसने तय कर दिया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये तो राजनीति पर एक तरह का संवैधानिक नियंत्रण हो गया। बिल्कुल। अब अनुच्छेद 75 के एक और हिस्से पर आते हैं जो हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, 75(2), जो कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। हाँ, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सुनने में तो ये बहुत बड़ी शक्ति लगती है। क्या इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब चाहें किसी मंत्री को हटा सकते हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये संविधान की भाषा और राजनीतिक हकीकत के बीच का फर्क दिखाता है। प्रसाद पर्यंत का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्रपति की इच्छा तक। पर ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर काम कर रहे हैं, तो इसका असली मतलब है प्रधानमंत्री की इच्छा तक। अच्छा, जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से एक भी मंत्री को नहीं हटा सकते। लेकिन हाँ, अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दें कि किसी मंत्री को हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति को वो करना होगा। तो असल शक्ति प्रधानमंत्री के ही हाथ में है। अब आते हैं 75(3) पर, जो सामूहिक जिम्मेदारी की बात करता है। Exactly. ये क्या होता है? ये संसदीय व्यवस्था की आत्मा है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि सरकार एक नाव की तरह है, सब एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। मतलब किसी एक मंत्री की गलती पूरी सरकार की गलती मानी जाएगी। एकदम। अगर लोकसभा में सरकार की किसी एक नीति के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, तो सिर्फ उस एक मंत्री को नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ये तो विपक्ष के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली हथियार हुआ। बिल्कुल, और यही डर सरकार को एकजुट भी रखता है।
कैबिनेट के अंदर भले ही कितनी भी बहस हो, लेकिन एक बार फैसला हो गया तो हर मंत्री को सार्वजनिक रूप से उसका बचाव करना ही पड़ता है, भले ही वो व्यक्तिगत रूप से उससे सहमत ना हो। जी हाँ। इसमें एक और नियम है 75(5) कि मंत्री को संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर कोई नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद की किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना ही होगा, वरना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार में कोई आउटसाइडर, जैसे कोई विशेषज्ञ, भी मंत्री बन सकता है। बिल्कुल, बशर्ते पार्टी उसे 6 महीने में राज्यसभा से संसद में ले आए। ये तो सिस्टम में लचीलेपन का एक दिलचस्प उदाहरण है। इसका एक क्लासिक उदाहरण तो मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। जब उन्हें मंत्री बनाया गया तब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, वो एक पूर्व राजनयिक थे। बाद में उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। और एक आखिरी अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर जुड़ा है, अनुच्छेद 78। हाँ, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक बहुत जरूरी कड़ी बनाता है। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो प्रशासन से जुड़े कैबिनेट के सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को दें। एक तरह का चेक एंड बैलेंस। जी। तो ये तो हुई संवैधानिक रूपरेखा, लेकिन असल शक्ति तो इन नियमों को इस्तेमाल करने के तरीके में है। मंत्रिपरिषद के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री की ताकत कितनी है? प्रधानमंत्री असल में इस पूरी व्यवस्था की धुरी हैं। वही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, और किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं, या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी शक्ति तो शायद उनके इस्तीफे में ही छिपी है ना? आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। अगर कोई एक मंत्री इस्तीफा देता है तो सिर्फ उसका पद खाली होता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या पद पर रहते उनकी मृत्यु हो जाए तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है। क्योंकि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व ही प्रधानमंत्री की वजह से है। सही, जो मुखिया ही नहीं रहा तो टीम भी खत्म। यहीं पर वो दिलचस्प तथ्य काम आते हैं। एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो 16 साल से भी ज्यादा प्रधानमंत्री रहे, और दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी की वो सरकार है जो सिर्फ 13 दिन चली। ये दोनों उदाहरण दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्ति सीधे तौर पर लोकसभा में उनके बहुमत से जुड़ी है। बिल्कुल, जब आपके पास प्रचंड बहुमत हो, जैसे नेहरू के शुरुआती सालों में था, तो आप स्थिर रहते हैं। लेकिन जब बहुमत कमजोर हो और आप एक गठबंधन सरकार चला रहे हों, जैसा वाजपेयी जी की पहली सरकार के साथ हुआ, तो सरकार 13 दिन में भी गिर सकती है। मतलब ये पद एक ही समय में बहुत शक्तिशाली और बहुत नाजुक भी हो सकता है। हाँ, इसी तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हार गए थे। ये भी संसदीय समर्थन के महत्व को दिखाता है। और प्रधानमंत्री का प्रभाव सिर्फ सरकार के अंदर ही नहीं होता है ना? नहीं, बाहर भी बहुत होता है। वो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्य परिषद जैसी कई महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं, जो उन्हें देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को दिशा देने की जबरदस्त ताकत देते हैं। जी। कुछ और रोचक तथ्य भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। हाँ, क्योंकि संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री को संसद का सदस्य होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 साल है। अगर कोई 25 साल का व्यक्ति लोकसभा चुनाव जीत जाए और उसकी पार्टी को बहुमत मिल जाए तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ, इसी वजह से राजीव गांधी इतनी कम उम्र में प्रधानमंत्री बन पाए थे। वहीं दूसरी तरफ मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने। एक और दिलचस्प बात चौधरी चरण सिंह के बारे में है, जो प्रधानमंत्री तो रहे लेकिन कभी लोकसभा का सामना ही नहीं किया। जी, क्योंकि उनकी सरकार बहुत ही कम समय के लिए थी और लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही गिर गई। ये भारतीय राजनीति की उस अस्थिर दौर का एक प्रतीक है। और ये भी कि कोई व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, इस पर कोई सीमा नहीं है। नहीं, कोई सीमा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार बन सकते हैं, लेकिन भारत में जब तक किसी नेता को अपनी पार्टी और लोकसभा में बहुमत का समर्थन मिलता रहे, वो कितनी ही बार प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम याद रखना, खासकर उनका क्रम, अक्सर एक चुनौती बन जाता है। हाँ, खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में, जहाँ ये क्रम बहुत मायने रखता है। शुरू के कुछ नाम याद रहते हैं, आखिरी कुछ नाम याद रहते हैं, लेकिन बीच का जो दौर है वो अक्सर गड़बड़ हो जाता है। सही कहा। तो इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम एक बहुत ही सरल ट्रिक पर बात करेंगे। सिर्फ 5 शब्द, और वो 5 शब्द हैं जलाई, मोचाई, रविचंद्रन, अदई, अमन। अब इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये बस याद रखने का एक तरीका है। जी, एक निमोनिक डिवाइस। तो चलिए इस सूत्र को पकड़कर भारत की राजनीतिक यात्रा को समझते हैं। शुरू करें पहले शब्द जलाई से। बिल्कुल, जलाई का पहला अक्षर है ज। जाहिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री,
लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने की कहानी में ही एक बड़ा ट्विस्ट है। आप 1946 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की बात कर रही हैं? जी हाँ, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। नेहरू जी के पक्ष में तो एक भी नहीं थी। एक भी नहीं। तब महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया। उन्हें लगा कि एक आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के लिए नेहरू बेहतर विकल्प होंगे। और पटेल ने गांधी जी की बात मान ली? जी, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और इस तरह भारत को अपना पहला प्रधानमंत्री मिला। चलिए जुलाई में आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल, नेहरू जी के बाद एक ऐसा व्यक्तित्व जो एकदम जमीन से जुड़ा हुआ था। उनका कार्यकाल छोटा था और बहुत प्रभावी रहा। हाँ, सिर्फ 1.5 साल का, लेकिन 1965 के युद्ध के दौरान उनका नेतृत्व और जय जवान जय किसान का वो नारा वो आज भी गूंजता है। जी। अच्छा, यहाँ पर एक नाम और याद रखना चाहिए जो ट्रिक में तो नहीं है पर महत्वपूर्ण है। गुलजारी लाल नंदा। हाँ, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे 2 बार, एक बार नेहरू जी के निधन के बाद और फिर शास्त्री जी के निधन के बाद। एक तरह से संकट के समय के प्रबंधक। ठीक है, तो जुलाई का आखिरी अक्षर है ई। इंदिरा गांधी। शास्त्री जी के निधन के बाद कांग्रेस के जो पुराने दिग्गज नेता थे, जिन्हें सिंडिकेट कहते थे, उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी को नियंत्रित करना आसान होगा। और ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई। उन्होंने तो पूरी पार्टी पर ही अपना कब्जा जमा लिया। बिल्कुल। 1971 की जंग में जीत, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उनके पहले कार्यकाल में बड़े बड़े फैसले हुए। तो ये था जुलाई, नेहरू, शास्त्री और इंदिरा। अब आते हैं दूसरे शब्द मोचई पर। मो से मोरारजी देसाई। ये भारत की राजनीति में एक भूचाल का दौर था, आपातकाल के बाद का समय। हाँ, 1977 का चुनाव, जब पहली बार कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हुई। जी, और मोरारजी देसाई बने भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। जनता पार्टी की सरकार। लेकिन वो सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई। नहीं, वो असल में एक गठबंधन था जो सिर्फ इंदिरा विरोध पर टिका था। अंदरूनी लड़ाई बहुत थी। और उसी का नतीजा थे मोचई के चा, यानी चौधरी चरण सिंह। सही। मोरारजी देसाई की सरकार गिरी तो चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बना ली। लेकिन वो समर्थन भी कुछ ही हफ्तों में वापस हो गया। हाँ, वो ऐसी प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कभी संसद का सामना ही नहीं किया। सरकार पहले ही गिर गई। और यहीं पर मोचई का आखिरी ई फिर से कहानी में आता है। इंदिरा गांधी की वापसी, एक जबरदस्त राजनीतिक कमबैक। जनता पार्टी की अस्थिरता से लोग तंग आ चुके थे। बिल्कुल। और 1980 में जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत से वापस जिताया। उनका दूसरा कार्यकाल काफी चुनौतियों भरा रहा। पंजाब संकट, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और फिर 1984 में उनकी हत्या, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यहीं से हमारा अगला और सबसे लंबा शब्द शुरू होता है, रविचंद्रन। हाँ। र से राजीव गांधी। मां के हत्या के बाद जो सहानुभूति की लहर थी, उस पर सवार होकर उन्होंने 400 से ज्यादा सीटें जीती, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। जी, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री। उनसे उम्मीदें बहुत थीं, एक नई साफ सुथरी राजनीति की। लेकिन फिर बोफोर्स घोटाले के आरोप लगे और उन आरोपों ने उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। और इसी माहौल में उभरे रविचंद्रन के वी, यानी वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो राजीव गांधी की ही सरकार में वित्त मंत्री थे। हाँ, और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। 1989 में उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनाई। ये वो दौर था जब गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। एक बहुत ही अजीब गठबंधन था। बाहर से बीजेपी भी समर्थन दे रही थी और लेफ्ट भी। और उनका सबसे बड़ा फैसला था मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करना। उसे एक फैसले ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन उसी की वजह से उनकी सरकार भी चली गई। हाँ, राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था। जी, अब आते हैं रविचंद्रन के चंद्र पर, चंद्रशेखर। ये वो दौर है जिसे याद रखना सबसे मुश्किल होता है। सरकारें बहुत तेजी से बदल रही थी। बिल्कुल। वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद चंद्रशेखर ने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई। कुछ ही महीने चली। इनके बारे में एक दिलचस्प बात भी है। हाँ, कि उनका कार्यकाल इतना छोटा था कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए 15 अगस्त आया ही नहीं। मतलब उन्हें लाल किले से झंडा फहराने का मौका ही नहीं मिला। जी। अब रविचंद्रन का आखिरी ना पीवी नरसिम्हा राव। राजनीतिक अस्थिरता के उस दौर के बाद एक स्थिर सरकार। हाँ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद वो प्रधानमंत्री बने। उन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहते हैं। सही। उस समय देश आर्थिक रूप से दिवालिया होने के कगार पर था। और उन्होंने ही
अपने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। बिल्कुल, एक अल्पसंख्यक सरकार चलाते हुए इतने बड़े फैसले लेना उनकी राजनीतिक समझ को दिखाता है और उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा भी किया। अब हम अपने ट्रिक के चौथे शब्द पर आते हैं, अदई, अ से अटल बिहारी वाजपेयी। जी, लेकिन ये उनका पहला कार्यकाल था जो बहुत छोटा था। सिर्फ 16 दिनों का, 1996 में। हाँ, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, पर वो बहुमत साबित नहीं कर पाए। संसद में दिया गया उनका भाषण आज भी याद किया जाता है। उनकी सरकार गिरने के बाद एक मिलीजुली सरकार बनी, जिसे संयुक्त मोर्चा कहा गया, और अदई के द से प्रधानमंत्री बने HD देवगौड़ा। ये सरकार भी कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर टिकी थी और ये भी 1 साल से कम ही चल सके। उनके बाद अदई का ई आता है, इंद्र कुमार गुजराल यानी आई के गुजराल। इनकी सरकार का भी वही हाल हुआ। जी, ये जो 1996 से 98 का 2 साल का दौर था, ये भारतीय राजनीति में चरम अस्थिरता का दौर था। और इस अस्थिरता के बाद देश एक बार फिर चुनाव में गया। और अब आता है हमारा आखिरी शब्द, अमन। यहाँ अ एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए है। इस बार वो ज्यादा समय के लिए लौटे। हाँ, 1998 में एनडीए की सरकार बनी। वो पहले 13 महीने चली और 1 वोट से गिर गई। 1 वोट से? जी। फिर 1999 में चुनाव हुए और इस बार एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला और वाजपेयी जी ने लगभग अपना कार्यकाल पूरा किया। पोखरण, परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध, ये सब इसी दौर की घटनाएं हैं। बिल्कुल। अब अमन में म से डॉक्टर मनमोहन सिंह। वाजपेयी जी के इंडिया शाइनिंग अभियान के बावजूद 2004 में यूपीए की सरकार बनी जो काफी अप्रत्याशित था। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद लेने से मना कर दिया और तब एक अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने एक नहीं 2 कार्यकाल पूरे किए, 10 साल। जी, 2004 से 2014 तक। और अब इस ट्रिक का और इस सूची का आखिरी अक्षर न, नरेंद्र मोदी। 2014 में एक बहुत बड़ी राजनीतिक लहर आई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने दशकों बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाया। 2019 में वो बहुमत और भी बड़ा हो गया। जी, और अब 2024 से उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, जो पहले 2 से अलग एक गठबंधन सरकार का है। तो ये है कहानी जलाई, मोचई, रविचंद्रन, अदई, अमन। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र की पूरी यात्रा है। एक पार्टी के प्रभुत्व से लेकर गठबंधन की अस्थिरता और फिर से पूर्ण बहुमत की वापसी तक। और अब एक बार फिर गठबंधन का दौर। ये दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र कितना जीवंत है। बिल्कुल। हर प्रधानमंत्री अपने समय की चुनौतियों और अवसरों की उपज था और हर एक ने भारत पर अपनी छाप छोड़ी। ये वाकई एक दिलचस्प यात्रा रही। जी, तो दोस्तों, आज का अध्याय प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद यहीं समाप्त होता है। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जाने से पहले एक छोटा सा प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बन